हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो हम आज देखने वाले हैं अ न्यू टॉपिक, अ वेरी कॉमन टॉपिक जो कि आप मोस्टली इंडिया में देखते रहते हो, दैट इज प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी मीन्स वो बच्चे जो 9 महीने से पहले डिलीवर्ड हो गए। 9 महीने से पहले बच्चे पैदा होने को प्री टर्म बेबी बोलते हैं। तो देखिए, मैं ये टॉपिक इसलिए चूज कर रही हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि 9 महीने से पहले जन्म ले लेते हैं, अपनी माँ की कोख से बाहर आ जाते हैं, उन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वरना उनकी डेथ हो जाती है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, प्री टर्म बेबी क्या होता है और ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, कारण हैं, कॉजेज हैं जिसकी वजह से बेबी 9 महीने से पहले बाहर आ जा रहा है। तो कॉजेस की हेल्प से आप अपनी प्रेगनेंसी में उन चीजों का ध्यान रख सकते हो और चीजों से बच सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है कि प्री टर्म वो न्यूनेट मीन्स न्यूबॉर्न, नए बच्चे पैदा हुए हुए, ठीक है, वो न्यूबॉर्न बेबी जो कि 37 वीक से पहले पैदा हो गए। पहली चीज तो आपको पता है कि जो हमारी प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ की होती है, राइट। तो 9 महीने से पहले अगर 9 मंथ को हम वीक में कन्वर्ट करें तो वो 37 वीक्स के अंदर आ जाएगा। 9 मंथ मतलब 9 महीने मतलब 37 वीक्स, ठीक है। वीक्स में अगर करोगे तो 37 वीक्स में आ जाएगा और डेज में करोगे तो 259 डेज में आ जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चे जो 9 महीने से पहले या 37 वीक से पहले या 259 डेज से पहले दुनिया में आ गए हैं, उनको हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं। सिंपल। जरूरी नहीं है कि जो टाइम से पहले बच्चे बाहर आ गए उनका वेट कम ही हो या ज्यादा हो या नॉर्मल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए इन्होंने अपने डेफिनेशन में ये ऐड किया है कि जेस्टेशन इररिस्पेक्टिवली या इररिस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ वेट, यानी कि कोई भी लिंक नहीं है बर्थ वेट का प्री टर्म बेबी से। समझ गए? प्री टर्म बेबी हुआ तो उसका नॉर्मल वेट भी हो सकता है, उसका कम भी हो सकता है, उसका ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी डेफिनेशन डीसी दत्ता से ली गई है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि वो बेबी जो 37 वीक से पहले पैदा हो गए, सेम चीज यहाँ पे। जेस्टेशन मीन्स होता है प्रेगनेंसी के वीक्स। जब भी हम वीक्स को काउंट करेंगे तो जेस्टेशनल में काउंट करेंगे, प्रेगनेंसी के वीक्स में काउंट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज डिफाइंड एज अ प्रीटर्म या प्रीमेच्योर बेबी। तो पहली चीज तो इन्होंने बोला है कि देखो, जब आपका पीरियड मिस होता है तभी तो आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, है ना। तो वो जो आखिरी वाला पीरियड आया था, उसका जो लास्ट डे था, लास्ट दिन, आखिरी वाला दिन, वहीं से हम पीरियड के जेस्टेशन पीरियड को काउंट करने लगते हैं, वहीं से हम प्रेगनेंसी को काउंट करने लगते हैं। इन्होंने यही बताया है कि वो बेबी जो कि 37 वीक से पहले पैदा हो गया, और वो हमने 37 वीक्स कहाँ से काउंट किए, जब से उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल या लास्ट पीरियड आया था, और लास्ट पीरियड का लास्ट डेट या लास्ट डे से हमने काउंट किया, उसे हम बोलते हैं प्रीटर्म बेबी या प्रीमेच्योर बेबी भी बोलते हैं, ठीक है। प्रीमेच्योर बेबी या प्रीटर्म बेबी सेम चीज है। दीज बेबीज आर ऑल्सो नोन एज प्रेमिसिस। प्रीटर्म, प्रीमेच्योर तीनों सेम और एक ही वर्ड है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीमेच्योर बर्थ क्या है। सिंपल सी चीज है, प्रीमेच्योर बर्थ क्या है। प्रीटर्म बेबी जब टाइम से पहले पैदा हो गया तो उसकी बर्थ को, देखो, वो जो पैदा हुआ है उस बेबी को हम प्रीटर्म बेबी बोलेंगे, और जो उसकी बर्थ हुई है ना, उसको हम प्रीमेच्योर या प्रीटर्म बर्थ बोलेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि मे बी ऑर्गन डेवलप ना हो पाए हो, मे बी वो बेबी मेच्योर ना हो पाया हो, मे बी वो ऐसी कंडीशन में हो कि बाहर आने के बाद उसकी डेथ हो जाए। तो अगर हम सही से केयर नहीं करेंगे या ध्यान नहीं रखेंगे या क्या चीज इंसेंशियल है ऐसे बेबीज के लिए, हम वो काम नहीं करेंगे तो बेबी की डेथ भी हो सकती है। इंसिडेंस रेट देख लेते हैं। तो हमारे इंसिडेंस रेट क्या कहता है, सिंपली हमारा इंसिडेंस रेट बोलता है कि इंडिया में 10 से 12% ऐसे केस मिलते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्री में 5 से 7% ऐसे केस मिलते हैं। देखिए, इसका रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से मदर स्ट्रांग नहीं हो पाती है। जब मदर अंदर से स्ट्रांग नहीं होगी और उसका अंदर से अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा,
है ना। प्लासेंटा को हम सब जानते हैं कि प्लासेंटा से बेबी को ब्लड सप्लाई मिलता है, प्लासेंटा को ही अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो टाइम से पहले प्लासेंटा उखड़ जाएगा, क्योंकि उसको तो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो तो वीक है ना। और टाइम से पहले निकल जाने की वजह से क्या होगा, बेबी की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डेथ से अच्छा है कि हम प्रीटर्म लेबर करा दें, समझ गए, उसकी टाइम से पहले डिलीवरी करा दें। तो सब खेल जो है वो पैसे का है। अगर आपके पास पैसा है, आप चीजों को, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीजें उसको आप अच्छे से हैंडल कर लोगे। और अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप इजी से इजी टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि मदर की जो डाइट है वो भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे जब आपके पास मनी ही नहीं है तो, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं मेन चीज, कॉजेस। तो कॉजेस क्या है, सबसे पहले देखो कॉजेस जो है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस और सेकेंड है आपका इंड्यूस्ड। तो देखो बेटा, स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है कि जो कि हमने प्लान ही नहीं किया था। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। मान लीजिए एक मदर है जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, उसके घर पे कुछ खाने पीने का ज्यादा अच्छे से नहीं है, पर उसको ये थोड़ी ना पता है कि मेरी इस वजह से प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी, नहीं पता है ना। तो ये तो उसे अचानक से पता चलेगा, जब वो डॉक्टर के पास जाएगी उसे अचानक से पता चलेगा, ओ अच्छा मेरा प्लासेंटा निकल रहा है, ओ अच्छा तो मुझे अभी डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो अचानक से, तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है अचानक से। इंड्यूस मीन्स होता है कि हमें पहले से पता है कि भाई हमारी तो प्रीटर्म होनी है। कैसे, जैसे कोई डिजीज कंडीशन हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, किडनी डिजीज मदर को हो गई, डायबिटीज हो गई मदर को, तो डॉक्टर के पास जब वो जाती है एंटीनेटल विजिट में, तो डॉक्टर पहले ही बता देता है कि मे बी टाइम से पहले आपकी डिलीवरी करानी पड़े। अगर कॉम्प्लिकेशन, तो मदर माइंड सेट कर लेती है कि मे बी मेरी टाइम से पहले डिलीवरी हो जाए। तो ये बस डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस कॉजेज में और इंड्यूस कॉजेज में। चलो देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस के अंडर में क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट है आपका पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये मैं तो आपको बहुत देर से बता रही हूँ कि पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स क्या है। जब उसको अच्छे से खान पीन नहीं मिलेगा, जब उसको अच्छे से डाइट नहीं मिलेगी, जब वो प्रेगनेंसी की डाइट फॉलो नहीं कर पाएगी, तो उसके अंदर स्ट्रांगनेस कैसे आएगी। जब वो स्ट्रांग नहीं होगी तो उसके अंदर के ऑर्गन स्ट्रांग नहीं होंगे, उसके अंदर के ऑर्गन स्ट्रांग नहीं होंगे तो प्लासेंटा किस पे अटैच है भाई साहब, प्लासेंटा अटैच है आपके किस पे, यूट्रस पे, ठीक है। यूट्रस के अंदर होती है आपकी एंडोमेट्रियम, इनर लेयर पे प्लासेंटा अटैच है। अब भाई जब वो स्ट्रांग नहीं है तो उसकी अच्छे से डाइट नहीं मिल रही है, तो अंदर के ऑर्गन भी स्ट्रांग नहीं होंगे। और जब भी थोड़ा सा भी उसको कहीं पर भी एक्सीडेंट हुआ या थोड़ा सा भी उसने कुछ हैवी काम कर लिया, तो प्लासेंटा के डिटैच होने के, उखड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्लासेंटा अच्छे से चिपक ही नहीं पाया है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ही नहीं है अच्छी वाली, है ना, मसल्स स्ट्रांग ही नहीं हुए, इस वजह से प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। तो जो भी मदर्स हैं अभी अगर सुन रही हैं मदर्स, तो देखिए मदर्स, बाढ़ में गई दुनिया, आप अपना डाइट का ध्यान रखो जिससे कि आपके प्रीटर्म बेबी ना। नेक्स्ट है आपका लो मैटरनल वेट। तो देखो मैटरनल वेट कम क्यों हो रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि नॉर्मली मदर का जो वेट है वो 11 kg बढ़ना चाहिए, 155, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी पहले 3 महीने में 1 किलो बढ़ना चाहिए, फिर अगले 3 महीने में 5 किलो बढ़ना चाहिए, फिर उसके अगले 3 महीने में 5 किलो बढ़ना चाहिए। हो गई 9 मंथ की प्रेगनेंसी, हो गए 9 महीने, है ना। तो अगर मदर का वेट कम हो रहा है, इसका मतलब उसको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मदर को एनीमिया भी हो सकता है, मदर को एनीमिया होगा। जब मदर का वेट कम हो रहा है, मदर वीक दिख रही है, तो जब मदर का वेट कम हो रहा है, मदर वीक दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मदर बाहर से तो वीक है, अंदर से भी वो कमजोर हो गई है, उसका ब्लड भी नहीं बन पा रहा होगा, उसके अंदर के ऑर्गन भी नहीं स्ट्रांग होंगे, और सेम प्रॉब्लम आएगी जैसे पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आई। नेक्स्ट है मैटरनल इन्फेक्शन। मान लो मदर को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, एसटीडी हो गया मान लो, या रूबेला हो गया, ऐसा इन्फेक्शन जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, प्लासेंटा के पार जाकर के बेबी के पास चला जाता है, तो वो बेबी को भी हार्म करने लगेगा, प्लासेंटा को भी हार्म करने लगेगा। और क्या पता कि वो इन्फेक्शन क्या कर सकता है कि प्लासेंटा को इतना ज्यादा हार्म कर रहा है कि प्लासेंटा ब्लड सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है सही से, है ना। और जब प्लासेंटा ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा तो बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और यहाँ पे प्रीटर्म लेबर कराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है एंटीपार्टम हैमरेज। एंटीपार्टम हैमरेज क्या है, ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है,
टाइम से पहले एंटीनेटल एंटीपार्टम हेमरेज क्या है, ब्लीडिंग अकर फ्रॉम इनटू द जेनिटल ट्रैक, है ना, बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी या बिफोर द 28 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन आप बोल सकते हो। यानी कि 28वें वीक में जब ब्लीडिंग आने लगे, जब प्लासेंटा उखड़ जाए, है ना, किसी भी वजह से प्लासेंटा के अंदर से ब्लीडिंग आने लगे, तो समझ लो कि वो एंटीपार्टम हेमरेज है ना। इसके अंदर दो आते हैं, एक है आपका प्लासेंटा प्रीविया, दूसरा है आपका प्लासेंटा एब्रप्शियो। प्लासेंटा प्रीविया क्या है? प्लासेंटा मीन्स प्लासेंटा, प्रीविया मीन्स गिर जाना। अब इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि गिरा हुआ प्लासेंटा है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्लासेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाकर के अटैच हो जाता है। अब देखो, देखा जाए तो ये आपका यूट्रस रहा, है ना, ये है आपका यूट्रस। इसको अगर मैं इसके दो सींग निकाल दूं, इसके अगर मैं दो ऐसे सींग निकाल दूं, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये हमारी फेलोपियन ट्यूब हो गई और ये हमारा यूट्रस हो गया। ऐसे ही तो कुछ होता है ना, ड्राइंग बहुत गंदी है, प्लीज माइंड मत करना, ठीक है। तो ये हमारा यूट्रस हो गया पूरा। अब यूट्रस में नॉर्मली प्लासेंटा को अटैच होना चाहिए ऊपर की तरफ, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ भी अटैच हो सकता है ना, तभी तो बेबी नीचे यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, प्लासेंटा जो है वो नीचे की तरफ आकर के अटैच हो गया, मतलब सर्विक्स के पास आकर के अटैच हो गया। तो जब बेबी की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो प्लासेंटा पे प्रेशर पड़ेगा। ऐसा तो बेबी तो नीचे शिफ्ट था, है ना, तो अब प्लासेंटा ऊपर से, तो प्लासेंटा पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पे बेबी का प्रेशर पड़ेगा तो प्लासेंटा कंप्रेस होगा। प्लासेंटा कंप्रेस होगा तो हो सकता है कि प्लासेंटा हल्का सा डिटैच भी हो सकता है ना, ब्लीडिंग आ सकती है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, जब प्लासेंटा डिटैच हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लीडिंग आने लगेगी, तो हमें प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्लासेंटा और ज्यादा डिटैच हो गया तो बेबी के अंदर डेथ हो जाएगी, क्योंकि प्लासेंटा मदर से अटैच हो रखा हुआ है। प्लासेंटा मदर से ही ब्लड सप्लाई लेके बेबी को पहुंचाता है। अगर प्लासेंटा मदर से हट जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा और बेबी की डेथ हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, प्रीटर्म डिलीवरी यहाँ पे करानी पड़ेगी। दूसरा केस क्या है, दूसरा है एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर एक और आता है एब्रप्शियो प्लासेंटा। एब्रप्शियो प्लासेंटा मीन्स होता है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा, मतलब नॉर्मल जगह पे प्लासेंटा सिचुएटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लासेंटा यहाँ पे अटैच हो, चाहे यहाँ पे अटैच हो, चाहे यहाँ पे अटैच हो, तो हम इसे नॉर्मली प्लासेंटा का अटैचमेंट मानते हैं। नॉर्मली सिचुएटेड है प्लासेंटा, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, टाइम से पहले प्लासेंटा उखड़ जा रहा है। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि प्लासेंटा में कोई इन्फेक्शन चला गया हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया है ना, मदर गिर गई हो सकता है कोई डिजीज कंडीशन हो गई हो सकता है कि हाइपरटेंशन हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से हमें प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो मोटा मोटा क्या है, प्लासेंटा उखड़ रहा है तो हमें बेबी को बचाना है। तो प्लासेंटा को हम फेविक्विक लगा के जोड़ तो नहीं सकते ना, हमें क्या करना है, हमें प्री टर्म डिलीवरी करानी है। नेक्स्ट है आपका सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस मीन्स होता है, सर्वाइकल मीन्स होता है सर्विक्स, इनकॉम्पिटेंस मीन्स होता है खुल जाना। तो देखो 9 मंथ से पहले ये रहा आपका सर्विक्स एरिया, फिर इसके बाद आपका वजाइना आ जाता है, ठीक है। 9 मंथ से पहले ये सर्विक्स जो है खुलता नहीं है, ओपन नहीं होता है, और 9 मंथ के बाद जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स हो जाता है। ये 10 सेंटीमीटर अपने आप को ओपन कर लेता है, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे करके देखो अब ये जुड़ा हुआ है, ये चीज जुड़ी हुई है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अलग होने के बाद ये 10 सेंटीमीटर अपने आप को डायलेट कर लेगा, खोल देगा। खोलने के बाद बेबी को एक रास्ता मिल जाएगा और बेबी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर टाइम से पहले मान लो ये खुल जाए, सर्विक्स टाइम से पहले खुल जाए, ये देखो अगर ये टाइम से पहले रास्ता खुल जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, सिंपल सी चीज है, बेबी टाइम से पहले बाहर आ जाएगा तो वो प्रीमेच्योर लेबर हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज ये है कि इसका रीजन ये भी हो सकता है कि सर्विक्स की जो मसल है वो वीक है, यहाँ पे वीकनेस हो गई है जिस वजह से ये सपोर्ट नहीं कर पा रही है प्रेशर को, क्योंकि बेबी का तो प्रेशर पड़ रहा है ना, और ये इंटरनल लॉस ओपन हो जा रही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप सोच रहे होगे कि भाई सिगरेट कॉजेज लंग कैंसर तो सुना था, अब सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज प्री टर्म डिलीवरी तो पहली बार सुन रहे हैं। तो देखो बेटा, सिंपल सी चीज है, सिगरेट का काम क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ मैं, वैसे मैं बात नहीं कर रही हूँ।
बाकी तो आप जानो क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अब बता देती हूँ आपको कि सिगरेट स्मोकिंग करने से जो मदर्स बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोक करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उन मदर्स के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि जब प्लासेंटा बन रहा होता है तो ये सिगरेट स्मोकिंग क्या करती है कि प्लासेंटा में हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया कर देती है। हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया मीन्स होता है कि प्लासेंटा का सेल्स का शेप और साइज दोनों बढ़ जाना। तो अगर प्लासेंटा को इतना बड़ा बनना था नॉर्मल बेबी के लिए, है ना, ये देखो हैप्पी बेबी, बेबी सो हैप्पी, यहाँ पे अटैच कर दो, मेरा प्लासेंटा तो नॉर्मल है, आई एम सो हैप्पी, है ना। अब ये वाला जो प्लासेंटा वाला बेबी है, ये तो बेचारा सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि ये जानता है कि प्लासेंटा भाई इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, अब ये तो इतना वेट गेन कर लेगा तो मैं तो निकल जाऊंगा पहले टाइम से, है ना। तो ये क्यों हो रहा है कि जब सिगरेट स्मोकिंग कर रही है तो जब प्लासेंटा बन रहा है उसके साइज और शेप, सेल्स का साइज और शेप ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से प्लासेंटा जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया। बड़ा होने की वजह से भाई सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा वेट होगा उतने ही ज्यादा उखड़ने के चांसेस होंगे, निकलने के, डिटैच होने के चांसेस होंगे। तो वैसे ही प्लासेंटा डिटैच हो जाएगा टाइम से पहले और बेबी की प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्यूट इमोशनल स्ट्रेस। तो बेटा देखो, इमोशनल स्ट्रेस या स्ट्रेस छोड़ दो, इमोशनल स्ट्रेस यहाँ पे सिर्फ आप स्ट्रेस भी लिख सकते हो। तो देखो स्ट्रेस जो है वो हमारा क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसी को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यूअस इंक्रीज होने लगता है। और स्ट्रेस हार्मोन की प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बहुत गंदी आदत है कि वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने लगता है। ये उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा स्ट्रेस लेती है मदर तो उसको कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं, है ना। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होने लगेगा तो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना और टाइम से पहले डिलीवरी करा देगा वो, है ना। तो नॉर्मल डिलीवरी भी ऑक्सीटोसिन के थ्रू ही होती है कि नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट हुई, ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, है ना। लेकिन अगर वो सिगरेट पीती रहेगी तो टाइम से पहले स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन की वजह से ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्शन आ जाएंगे और डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल एक्सर्शन। फिजिकल एक्सर्शन मीन्स होता है फिजिकली काम ज्यादा करना, हैवी वर्क करना, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना उतरना, कोई हैवी वर्कलोड करना, कोई हैवी चीज उठा के इधर उधर रखना। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिस्क बढ़ जाता है प्लासेंटा के डिटैच होने का और मदर को इंजरी भी होने का। मदर मान लो गिर गई उस सामान को लेकर के, सामान उसके ऊपर गिर गया, उसके टमी पे गिर गया, पेट पे गिर गया, तो क्या हो गया, प्लासेंटा उखड़ जाएगा और बेबी के डेथ होने से अच्छा है कि हम प्री टर्म डिलीवरी करा दें, है ना। नेक्स्ट है सेक्सुअल एक्टिविटी। तो भाइयों और बहनों, पहली चीज तो सेक्सुअल एक्टिविटी प्रेगनेंसी में सेफ होती है, लेकिन किसी वुमेन की अगर हिस्ट्री है कह सकते हैं प्री टर्म डिलीवरी की, कि उसका इससे पहले वाला जो बच्चा है वो भी टाइम से पहले हो गया था, तो उनको हम मना कर देते हैं कि देखिए भाई आप अभी सेक्सुअल एक्टिविटी मत करना। कब मत करना? 9 मंथ में मत करना। जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए, यानी कि आपका 7th से लेके 9 मंथ तक आप सेक्सुअल एक्टिविटी मत करना, सेक्स मत करना। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीटोसिन आपने सुना है लव हार्मोन होता है ना। तो जब आप अपने लव वन के पास जाते हो, सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाते हो, तो ऑक्सीटोसिन अंदर से रिलीज होने लगता है मदर के अंदर। नॉर्मली भी अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो वुमेन, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो लव हार्मोन है। उसी तरह से जब वो प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और 9 मंथ से पहले अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन आने लगेंगे तो बेबी की बर्थ 9 मंथ से पहले हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रॉमा। आई डोंट थिंक इसको कुछ एक्सप्लेन करना है। कोई भी ट्रॉमा, कोई भी इंजरी हो जाएगी तो प्लासेंटा के निकलने के चांसेस है और प्लासेंटा उखड़ जाएगा तो बेबी की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका बाइकोरुनेट यूट्रस। ये एक तरह की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, किसकी? हमारे यूट्रस की। अब इस यूट्रस को देखो, नॉर्मल यूट्रस कैसा होता है? ऐसा होता है, ड्राइंग पे मत जाना, मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसा होता है, ठीक है, नॉर्मल यूट्रस। ऐसे 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 करके जो भी ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल यूट्रस। बट यहाँ पे देखो,
बाइकोऑर्डिनेट यूट्रस यानी कि माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस हो गया, यूट्रस ठीक से बन नहीं पाया। अब जब आप देख रहे हो कि ये यूट्रस यहाँ से कटा हुआ है, अगर नॉर्मली यहाँ पे प्रेगनेंसी होती तो बेबी को कितनी जगह मिल जाती ना, अपने आप को मूव करने के लिए, मटकने के लिए, इधर उधर, है ना, घूमने के लिए, मूव करने के लिए मिल जाती। लेकिन यहाँ पे तो देखो स्पेस ही नहीं है ज्यादा, इतना तो प्लासेंटा ही खा गया स्पेस। और बेबी के पास, बेचारा बेबी, देखो ये सो सैड, उसके पास स्पेस ही नहीं है। सैड नहीं, एक्चुअली गुस्सा है ना, देखो गुस्सा है, उसके पास स्पेस ही नहीं है। तो जब स्पेस नहीं होगा, फिल हो जाएगा स्पेस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लासेंटा का स्ट्रेस हार्मोन, प्लासेंटा के थ्रू मदर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा। देखो अभी तक हमें नहीं पता है, देखो ये बकवासें नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप ये मत सोचना कि मैं बकवास कर रही हूँ। अभी तक रिसर्च के थ्रू ये नहीं पता चला है कि 9 मंथ में ही क्यों पेन आता है डिलीवरी कराने का। मतलब 9 मंथ पूरे हो जाते हैं तभी क्यों डिलीवरी होती है, क्यों नहीं। हम नॉर्मल डिलीवरी की अगर बात करें तो 9 महीने पूरे नॉर्मल डिलीवरी लेती है, तब जाकर के बेबी बाहर आता है नॉर्मली। तो नॉर्मली कैसे पता चलता है, हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि भाई अब 9 मंथ हो गए हैं, अब नॉर्मली बेबी को बाहर निकलवा दो। ये सोचने वाली बात है, इस पे रिसर्च चल रही है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसा रिसर्चर्स ने अभी निकाली है कि प्लासेंटा के पास और बेबी के पास जब अंदर स्पेस नहीं बचता है, तो प्लासेंटा के थ्रू मदर के ब्रेन में एक स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होता है, जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो जब मदर के ब्रेन में या हाइपोथैलेमस में स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होता है, तो प्लासेंटा कहता है कि देखो भाई, मेरे पास और ना मेरे साथ जो बच्चा अटैच है उसके पास अब अंदर जगह नहीं है, अब हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे हम दोनों मिलके, तो अब हमें बाहर निकलना है। तो मदर के ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होता है, और स्ट्रेस से क्या होता है कि मदर का जो ऑक्सीटोसिन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, मदर को ऑक्सीटोसिन रिलीज करा देता है। जब रिलीज करा देता है तो आपके जो ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख रहे थे, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। उसी तरह से जब ये दोनों डिसबैलेंस हो जाते हैं तो प्लासेंटा उखड़ने लगता है और नॉर्मली डिलीवरी हो जाती है। ठीक, बाइकोऑर्डिनेट यूट्रस में भी यही प्रॉब्लम हो रही है। इतनी लंबी कहानी सुनाने का मेरा मतलब यही था कि जब प्लासेंटा और बेबी को लगा कि हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि देखो ये कटा हुआ है, बेबी देखा जाए तो बेबी के पास और प्लासेंटा के पास इतना ही स्पेस है। तो जब उन दोनों को लगा कि भाई हमारे पास स्पेस नहीं है, स्ट्रेस हार्मोन मदर के ब्रेन में गया, स्ट्रेस हार्मोन ने ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन ने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को क्या किया, डिसबैलेंस किया, और डिलीवरी प्रीटर्म हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। देखो मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी सेम चीजें हैं, दो दो बच्चे हैं, अब दोनों बच्चे लड़ रहे हैं कि मैं लूंगा स्पेस, मैं लूंगा स्पेस, मैं लूंगा स्पेस, है ना। ये देखो ये दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, मैं लूंगा, एक को कम मिली स्पेस, एक को ज्यादा मिली। तो प्लासेंटा के थ्रू स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट हुआ, स्ट्रेस हार्मोन से ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट हुआ, ऑक्सीटोसिन से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डिसबैलेंस हुआ और प्रीटर्म डिलीवरी हो गई। ये सिर्फ रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अभी फाइनली अभी प्रीटर्म डिलीवरी का एग्जैक्ट कॉजेज हमारे साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए, इस पर रिसर्च चल रही है। ये सारे आप समझ लो कि रिस्क फैक्टर्स है, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा दिया। ओके, तो ये थे सारे कॉजेज स्पॉन्टेनियस वाले। इंड्यूस देख लेते हैं। देखो इंड्यूस मीन्स, जो कि हमको पहले से पता था कि अनुमान था कि हाँ भैया इनकी तो होगी पहले से डिलीवरी, इनके साथ तो है ही प्रॉब्लम। जैसे मैटरनल को डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। देखो डायबिटीज में क्या होता है, बेबी का वेट बढ़ जाता है, तो सुना होगा आपने, है ना। क्यों बढ़ जाता है, अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, अगर नहीं सुनना चाहते हो तो प्लीज वीडियो हटाना नहीं, वीडियो को आगे बढ़ा देना, फिर पढ़ लेना आगे का। नहीं सुनना है तो ना सुनो, ठीक है, लेकिन वीडियो कट करके दूसरी वीडियो मत चला लेना। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैटरनल डायबिटीज मेलाइटिस में जब मदर को डायबिटीज होती है, तो मदर जो है, अब मदर के अंदर तो पहले से शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ये सॉरी मदर लग नहीं रही है पर ये मदर है, ठीक है, मदर को पहले से शुगर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मदर के अंदर जो बेबी है उसके पास भी शुगर लेवल ज्यादा जाएगा, है ना। तो जब बेबी के पास शुगर लेवल ज्यादा जाने लगता है, तो बेबी का जो अंदर जो आपका होता है पैनक्रियास, ठीक, पैनक्रियास क्या करता है, कहता है अरे ये तो मेरे बेबी को, मतलब बेबी का पैनक्रियास सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा शुगर बढ़ रही है, तो बेबी का पैनक्रियास क्या करने लगता है, इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है।
इंसुलिन बनाना स्टार्ट जब वो कर देता है, और इधर से देखो मदर भी अपने आप को कंट्रोल कर रही है, शुगर कंट्रोल कर रही है, इधर से जो पैनक्रियाज है उसने भी इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया, तो बेबी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज का काम क्या है, एनर्जी देना। जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो बेबी जो होता है, बेबी का जो वेट होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक बेबी हो जाता है, और बेबी का वेट एक्स्ट्रा बढ़ने लगता है टाइम से पहले। आपको सुन के अजीब लगेगा बट ये फैक्ट है। जो डायबिटिक मदर होती है उनका 4-4 किलो का, 5-5 किलो का बेबी होता है, तभी तो उनका सिजेरियन सेक्शन होता है, क्योंकि नॉर्मली वजाइना से वो निकल ही नहीं पाएगा इतना बड़ा मोटू सा बेबी, है ना। सेम चीज यहाँ पर भी है, तो जब बेबी का वेट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, सेम चीज प्लास यूट्रस के अंदर स्पेस ही नहीं बचेगा, प्लासेंटा और मोटू से बेबी ने वो स्पेस सारा ले लिया। अब लेने के बाद क्या हुआ, उस मोटू से बेबी की वजह से प्लासेंटा ने फिर से मदर के ब्रेन को मैसेज किया, स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट हुआ, ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट हुआ, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिसबैलेंस हुए और प्रीटर्म डिलीवरी हो गई। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लासेंटल डिसफंक्शन। अब अगर प्लासेंटल डिसफंक्शन हो जाएगा, देखो प्लासेंटा ही अपना काम सही से नहीं करेगा। अभी मान लो इसका ये प्लासेंटा था, अब प्लासेंटा ने इसको अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं दी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो क्या होगा, देखो प्लासेंटा की इसमें कमी नहीं है, बेचारे प्लासेंटा को भी मदर से शायद कोई ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल रही होगी, तो प्लासेंटा डिटैच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्लासेंटा में जब ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ही नहीं जाएगा, बेबी को भी नहीं दे पाएगा, तो प्लासेंटा डिटैच होने के चांसेस हो जाएंगे, है ना। तो ये रीजन हो सकता है कि कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया हो प्लासेंटा के अंदर, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई पस फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से प्लासेंटा का डिसफंक्शन हो गया और प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ी। इसलिए भी करानी पड़ी क्योंकि इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाएगा तो प्लासेंटा बिल्कुल ही न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा और बेबी की डेथ हो जाएगी, तो इसलिए हमने क्या किया, प्रीटर्म डिलीवरी करा दी। नेक्स्ट है एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया क्या है, एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया का एक सीरियस कंडीशन है। एक्लेम्शिया जब मदर को सीजर्स आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी करा देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो मदर को अगर सीजर्स आने लगेंगे, झटके आने लगेंगे, तो मदर को इधर उधर इंजरी हो जाएगी। मान लो प्लासेंटा डिटैच हो गया इंजरी की वजह से, तो वैसे बेबी की डेथ हो जाएगी, और बेबी की डेथ हो सकती है, इसमें बहुत ज्यादा हाई इसमें रेट है बेबी की डेथ होने के, तो हम प्रीटर्म डिलीवरी करा देंगे कि जल्दी से बेबी को हम बाहर निकाल दें। देन फीटल हाइपोक्सिया, किसी वजह से फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो फीटस की डेथ होने से अच्छा है कि उसको बाहर निकाल के आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे दो। नेक्स्ट है एंटीपार्टम हेमरेज, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। So this is all about the preterm babies definition. देन मैंने आपको इंसिडेंट्स बता दिया, देन मैंने आपको बहुत सारे कॉजेस बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप हो जाओगे बोर, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट विद प्रिवेंशन। ठीक है, इतनी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, इंटरेस्ट मत जाने देना, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लेना। दूसरे के वीडियो से पढ़ लोगे तो कोई बात नहीं, बट हो सके तो वेट कर लेना मेरे नेक्स्ट वीडियो का। ओके, एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो चैनल को, एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नोटिफिकेशन वाले में बेल आइकन पे क्लिक करो, ऑल पे क्लिक करो, जिससे कि मेरे हर वीडियो आपको मिलते रहे। चल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।